जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जो आर्टिकल में पार्ट 3 में मौजूद है। ठीक है, इस आर्टिकल का बहुत इंपॉर्टेंस है और जैसे कि क्लास 9 में एक चैप्टर है, उसके रिगार्डिंग आज हम लोग इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे और हर एक आर्टिकल्स के बारे में अच्छे से जानेंगे कि आर्टिकल 12 क्या होता है, 13 क्या होता है। इसी तरह 12 से हम 35 तक पढ़ेंगे। टोटल जितना भी फंडामेंटल राइट्स है, टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स है। उसमें राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, फिर से राइट टू लिव है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, कल्चरल एजुकेशन राइट है, उसके बाद राइट टू फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। तो एक एक करके सब राइट्स में जानेंगे, क्या क्या राइट्स का इंपॉर्टेंस है उसके बारे में पढ़ेंगे, क्यों राइट्स हमारे पास जरूरी है, क्या राइट्स को लेकर हम आगे में अपना कौन सा नैतिक अधिकार, हमारा जो संवैधानिक अधिकार है उसके हिसाब से आगे बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फंडामेंटल राइट्स कैसे मैंने बताया आपको कि यहाँ कितना 12 से 35 में है। तो इसका स्प्लिटिंग क्या हुआ है, 12 से लेके पहले आपको ये 18 तक मिलेगा, फिर 19 से लेके 22 तक मिलेगा, फिर 23 और 24 मिलेगा, फिर 25 से लेके 28 तक मिलेगा और उसके बाद 29 से लेके 30 मिलेगा और फिर एक 32 है जिसको हम लोग बोलते हैं राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। 1 2 3 4 5 6 ये इधर हो गया और एक ये वाला हो गया। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बात कर सर ये वाला दिया है, ये हो गया 1 नंबर, 2 नंबर, 3 4 5 और ये 6। ठीक है, तो एक एक करके सब के बारे में बात करेंगे कि राइट्स क्यों जरूरी है और ये बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा इसका इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक जो बहुत इंपॉर्टेंट राइट है, राइट अगेंस्ट। जो पहला जो राइट है होगा पहला जो राइट है होगा राइट टू इक्वालिटी है। राइट टू, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये थोड़ा सा ब्लर आ रहा है यहाँ से, राइट टू इक्वालिटी। ये इसमें कितना आर्टिकल 14 से लेकर आपको 18 तक पढ़ना है। आर्टिकल 14 क्या बोलता है, EBL। EBL का मतलब क्या होता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब होता है कि कानून के समक्ष सब लोग बराबर है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष सब बराबर है, चाहे आप हो, हम हो, कोई भी हो। लेकिन अगर आप कोई भी काम कीजिएगा, कोई भी गलत काम कीजिएगा तो आपको वही सजा मिलेगा जो एक किसी आपके फ्रेंड्स को मिलता है या किसी भी इस धरती पे किसी भी इंसान, खासकर भारत में, तो उसको वही सजा मिलेगा जो एक आम आदमी को मिलता है। इसीलिए कहा गया है इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब कानून के नजर में सब बराबर है। आप चोरी कीजिएगा तो आपको वही 2 साल का सजा होगा, तो सामने वाला भी चोरी करेगा तो उसको भी वही 2 साल की सजा होगी। ठीक है, तो ये आर्टिकल 14 बोलता है, इसको याद कीजिएगा, इक्वालिटी बिफोर लॉ। इसके बाद आता है आर्टिकल 15। बस आर्टिकल इसको मतलब बस याद रखना, आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, सब कानून के समक्ष बराबर है। आर्टिकल 15 क्या बोलता है, आर्टिकल 15 बोलता है कि मतलब आप किसी का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, मतलब कैन नॉट, यहां पे अगर लिखेंगे तो लिखेंगे कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, जेंडर एंड प्लेस ऑफ बर्थ। जेंडर ही बोलेंगे तो रिलीजन मतलब आप किसी के धर्म पे आप किसी को नहीं बोल सकते कि वो मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये क्रिश्चियन, ऐसे नहीं हो सकते। और रेस का मतलब हो गया काला गोरा, मतलब कि कोई बोलता है कि कोई काला है, कोई ज्यादा गोरा है, उसके बाद तुम नीचा है, ऊंचा है, ये सब आप किसी को नहीं बोल सकते। जाति सूचक गाली आप नहीं दे सकते, नहीं तो इसकी रिगार्डिंग भी आपको पेनल्टीज लग सकता है, भारत सरकार आपको लगा सकती है। कास्ट और ये है जेंडर। ये कास्ट मतलब होता है, अब रिलीजन अलग हो गया, जैसे 4 धर्म हो गया, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियनिटी। ठीक है, अब उसमें ये हो गया कास्ट। कास्ट मतलब हो गया, बोल रहे हैं कि नहीं तुम ये कास्ट है, तुम वो कास्ट है, तुम उस नीचा कास्ट का है, तुम ऊंचा कास्ट का है, तो इस बेसिस पे भी आप किसी को नहीं बोल सकते हैं, नहीं तो आप पे केस हो सकता है। तो आर्टिकल 15 क्या बोला कि आप किसी को धर्म पे या किसी के बॉडी डिजाइन पे या फिर उसका कॉम्प्लेक्शन पे आप उसको नहीं बोल सकते। तो उसके बाद क्या हो गया, एक हो गया कास्ट, उसके बाद जेंडर।
जेंडर मतलब जैसे क्या होता है, मतलब कोई हो गया मेल हो गया, कोई फीमेल हो गया, पर कोई ये ट्रांसजेंडर हो गया, तो आप उसको ये नहीं बोल सकते कि तुम ये हो तुम वो सब वर्ड अगर आप यूज करते हैं तो आप पे केस हो सकता है। और प्लेस ऑफ बर्थ भी बहुत मैटर करता है। कोई बोलता है कि तुम यहाँ जन्म लिया, तुम वहाँ जन्म लिया, इस जगह पे जन्म लिया, हम मंदिर में जन्म लिए तो मेरा अच्छा है, हो सकता है कि तुम ट्रेन में जन्म लिया, कोई पटरी पे जन्म लिया। तो इस केसेस पे आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। तो उसके लिए क्या करेंगे, रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर एंड प्लेस ऑफ बर्थ, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। आर्टिकल 15 में है, आर्टिकल 14, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर बढ़ते, आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में होता है इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फॉर्म भरते हैं, या जैसे जेई हो गया, नीट हो गया, या फिर यूपीएससी का हो गया, सिविल सर्विसेज, या फिर जेपीएससी, कोई भी स्टेट पीसीएस, कोई भी एग्जाम देते हैं इंडिया में, तो आपको समान अधिकार का समान अवसर, मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी, आपको समान अवसर मिलेगा, समान अवसर। ये नहीं कि आप फॉर्म नहीं भर, आप मतलब आपके पास पैसा नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, अगर किसी के पास पैसा है तो फॉर्म भर पाएगा, ऐसा नहीं होता। इक्वल अपॉर्चुनिटी, अगर फॉर्म वैकेंसी आई है किसी चीज, जैसे अभी नीट का फॉर्म भराएगा, बोर्ड एग्जाम होने वाला, तो ऐसा थोड़ी है कि स्कूल में जिसके पास पैसा नहीं है वो बोर्ड का एग्जाम नहीं दे पाएगा। लेकिन उसमें क्या होता है कि सबको समान अवसर मिलेगा। इसी के तर्ज में थोड़ा सा रिजर्वेशन का पार्ट ले सकते हैं, जो हम लोग का रिजर्वेशन लिखा था इसी पे, इसमें आपका एसटी का रिजर्वेशन हो गया, एससी का रिजर्वेशन हो गया, ओबीसी का रिजर्वेशन हो गया, ठीक है। ये क्यों दिया था? अगर क्योंकि ये लोग के पास अगर फाइनेंशियली थोड़ा सा वीक होते हैं तो सोसाइटी में एक लेवल पे आने के लिए इन लोग को रिजर्वेशन दिया जाता है। इन लोग का जो फॉर्म की फीस भी होती है ना, युवा जनरल कैटेगरी से बहुत कम होता है। क्यों? ताकि ये लोग भी एग्जाम में बैठ के अपना जो भी क्षमता है, जो भी इनका कैलिबर है उसको प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी रिजर्वेशन पे एक बार बात करेंगे, बहुत इस पे डिटेल वीडियो बना देंगे कि क्यों रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए और क्यों बहुत लोग इसके अगेंस्ट हैं, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट आर्टिकल की बात करें, आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 क्या होता है? आप लोगों को दिख रहा होगा, थोड़ा सा और ऊपर करते हैं, थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा हमको भी। आर्टिकल 17 बोलता है ना एबॉलिशन ऑफ, ये वाला पार्ट बनाया था मैंने, बट ये थोड़ा सा इसका फॉन्ट छोटा हो गया, इसलिए मैं आपको लिख के दिखा दूं। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी क्या मतलब क्या था? छुआछूत, मतलब छुआछूत की भावना, जैसे कि हम उसके घर का खाना नहीं खाएंगे, हम उसके हाथ का पानी नहीं पिएंगे, हम उसके यहाँ नहीं रहेंगे, वो मेरे घर नहीं आएगा, तो इसको बोलते हैं अनटचेबिलिटी। आप एबॉलिशन करना है, मतलब समाज में ये कुरीतियां नहीं रहना चाहिए, क्योंकि समाज में सबको एक साथ मिलकर रहना चाहिए, इसीलिए एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ये सब एक एक लाइन में मैं आपको समझा दे रहा हूँ, क्योंकि इसका ज्यादा डिटेल आपका कोई जरूरत नहीं है। जब आप हायर क्लास में जाइएगा या फिर किसी एग्जाम का प्रिपरेशन कीजिएगा, बेसिकली पीसीएस लेवल या यूपीएससी का, तब आपको इसके एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी पे एक पेज आपको मिल जाएगा, पता चला इनफैक्ट 3 पेजेस मिल सकता है। क्यों? उसमें सुप्रीम कोर्ट का बहुत जजमेंट मेंशन रहता है, ठीक है। चलिए आगे शुरू करते हैं, आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 क्या होता है? आर्टिकल 18 देखिए यहाँ पे लिखा था मैंने, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, मतलब एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, ठीक है। एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स मतलब क्या? बस डॉक्टर और आर्मी पर्सन को छोड़ के आप अपने आगे में कोई सरनेम नहीं लगा सकते, जैसे कि डॉक्टर वाले डॉक्टर लगाते हैं, पुलिस डिपार्टमेंट सॉरी आर्मी ऑफिसर्स कर्नल, लेफ्टिनेंट, ब्रिगेडियर सब लगाते हैं, वैसा आप लोग नहीं लगाते, वो लोग लगा सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि आपको भारत रत्न मिला तो भारत रत्न रमेश, या फिर आपको परमवीर चक्र मिला तो परमवीर चक्र, ये सब नहीं लगा सकते, इसीलिए कहा गया एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। तो ये मोटा मोटी याद है, जैसे कि हम अगर इसको रिवाइज थोड़ा सा करें, समराइज कर देता हूं मैं। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, ये 5 मैंने पढ़ा। पहला क्या था? ईपीएल, इक्वालिटी बिफोर लॉ,
रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है। 16 क्या था? इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। 17 क्या था? अनटचेबिलिटी। और उसके बाद 18 क्या था? टाइटल्स। तो चलिए ये 4-5 क्या है। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट में आर्टिकल 19 की ओर। देख लेते हैं अगर वैसा मेंशन है क्या। ये तो अभी मैंने आप लोगों को बता दिया राइट टू इक्वालिटी वाला, और उसके बाद देखते हैं ये तो एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री पर्सन्स, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, स्टेट लाइक राजा नवाब, ये सब तो बता दिए। ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, आर्टिकल 18, ये सब के बारे में एक एक करके कमेंट सेक्शन में आपको बताइएगा कि इसके बारे में मैंने क्या बताया था। ठीक है। नेक्स्ट अगर आर्टिकल में चलेंगे तो अब हम लोग आर्टिकल में बात करेंगे। कौन सा आर्टिकल के बारे में? आर्टिकल 19 से 22। चलिए, राइट टू इक्वालिटी। अब हम लोग बात करेंगे राइट टू फ्रीडम पे। राइट टू फ्रीडम, आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 क्या बोलता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ना कि आपको बोलने की आजादी है, मतलब आप बोल सकते हैं, पर यह नहीं कि आप किसी को कुछ भी बोल सकते हैं। आप वही चीज बोल सकते हैं जब तक सामने वाले को कोई चीज खराब न लगे। इसीलिए ये पहला बोलता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसमें टोटल 6 पार्ट है, उसको एक बार जान लीजिए, A B C D E और G। ठीक है। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे, जैसे अगर इसमें दिया है तो इसमें तो खैर नहीं मेंशन किया गया है, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब आप अपनी बातों को बोल सकते हैं, रख सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है? सैमरो। पहला सैमरो से याद रखिएगा, उसका मैं कोड वर्ड्स आपको बताऊंगा बाद में कैसे यूज करते हैं। सैमरो पहला है स्पीच, मतलब आपको बोलने की आजादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच। दूसरा है असेंबल। असेंबल का मतलब हो गया ना कि आप कहीं पे भी जाके कोई रैली कर सकते हैं, कोई भी भीड़ में आपका ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आप दंगा फसाद वाला ऑर्गेनाइजेशन बना ले। कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन आप नहीं बता सकते हैं, कोई मिलिटेंट्स ग्रुप का, जिससे देश को आपके ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन से क्या होगा, एक डर का माहौल हो, इसीलिए वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकते। उसके बाद क्या है? ठीक है। उसके बाद क्या था? असेंबल। स्पीच कर सकते हैं, असेंबल कर सकते हैं। और उसके बाद क्या है? आप कहीं पे भी जाके, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है तो वहां जाके आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपना ऑर्गेनाइजेशन दल जो बनाते हैं उसका दल को आगे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद मूवमेंट। ठीक है। मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि आप अपने पूरे भारत में कहीं भी रुक सकते हैं, कहीं भी मूव कर सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। पर ऐसा नहीं कि आप जहाँ रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, आर्मी की एरिया है या फिर हॉस्पिटल है, वहां पे आप बोलेंगे कि नहीं हमको जाना है, ऐसा नहीं हो सकता। जहाँ पे कोई स्पेशल प्रोविजंस है वहां पे आप नहीं जा सकते। ठीक है। उसके बाद है रिसाइट। रिसाइट मतलब आप भारत में कोई कहीं भी जगह जाकर रह सकते हैं। और एक दूसरा है कि अपना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर बिजनेस चला सकते हैं, मतलब कोई भी बिजनेस आप रन कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं है कि गोला बारूद बम मसला का बिजनेस चला नहीं, पता चला मर गया। ठीक है। तो ये आर्टिकल 19 थोड़ा सा एक्सपेंडेड फॉर्म है, लेकिन अगर आपको याद रखना तो इसको याद रखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब आपको बोलने की आजादी है। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं आर्टिकल 20 पे। आर्टिकल 20 क्या बोलता है? आर्टिकल 20 बोलता है ना कि आप अगर मतलब एक अपराध एक सजा, वन क्राइम
1 punishment. Protection in respect of conviction of offenses. मतलब अगर आप एक अपराध करेंगे तो आपको एक ही सजा मिलेगा, अगर उससे रिलेटेड भी करेंगे तो एक ही सजा। ऐसा नहीं कि हम कर दिया आपको सजा उसमें ऐड ऑन होगा, ठीक है। इसका याद रखिएगा, एक अपराध एक सजा, और उस समय उस सजा अपराध का जो सजा होगा वही आपको मिलेगा। ऐसा नहीं कि 4 साल पहले जो नियम था वो आज एप्लीकेबल होगा, ऐसा नहीं होता। जो अभी नियम है उसके हिसाब से आपको वो सजा मिलेगी। ज्यादा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 21, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीने का अधिकार, राइट टू लिव, ये सबसे ज्यादा यूज होता है आज के डेट में। इस पे अगर कहा गया तो इंसान एक बुक भी लिख देगा। ये एकदम जीने का अधिकार है, इसमें आपका प्राइवेसी आ जाता है, राइट टू लिव विद डिग्निटी आ जाता है, मतलब जीने से अच्छा से जीने का अधिकार। ऐसा नहीं आपको अगर आप टैक्स पे करते हैं तो आपको सही से अच्छा रोड मिलना चाहिए। ये बहुत डिटेल है, तो अगर इसको हम एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, इसको एक दूसरे वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन सीधा साधा याद रखिए, राइट टू लिव क्या होता है ना, आपको जीने का अधिकार। मतलब हमको अगर जीना है तो अच्छा जीने के लिए हम क्या करें, अच्छा पैसा, आपको इनफैक्ट कमाने के लिए भी आपको सरकार मदद करेगी कि अगर आपको जीना है, अगर आप इस धरती पे हैं तो आपको अच्छे से जीना है। ये राइट टू लिव, राइट टू लाइफ होता है। अब आर्टिकल 22 पे चलते हैं। आर्टिकल 22 क्या बोलता है, इसी के बीच में एक आर्टिकल 21A है जिसको 2002 में ऐड किया गया था, 85th अमेंडमेंट ला के। इसके बारे में हम लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इसको आपको बताएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। थोड़ा सा और हिंट दे दूं तो ये एजुकेशन से रिलेटेड था। चलिए इतना भी बता दिया मैंने आपको, इसके बारे में बताइएगा, ठीक है। आर्टिकल 22 क्या बोलता है, आर्टिकल 22 क्या बोलता है कि अगर आप अरेस्ट हो जाते हैं या कोई क्राइम करते हैं तो आपको 24 घंटा के अंदर कोर्ट में पेशी होना होगा। मतलब अगर आपको पुलिस अरेस्ट कर लेती है तो जब अरेस्ट करती है, मतलब जैसे कि अभी 2:15 हो रहा है या 2 बज रहा है, तो अगले 24 घंटे के अंदर आपको उसको कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा। जिसमें एक प्रावधान आया कि अगर, लेकिन उसमें जर्नी टाइम काउंट नहीं होता है। जर्नी टाइम, मान लीजिए आप यूपी में रहते हैं और आपको केरला से पकड़ा गया है, तो ये केरला से यूपी और यूपी से केरला के जाने का टाइम को हम लोग नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो इसमें प्रावधान है। तो आर्टिकल 19 से यहाँ 19 शुरू किए थे, 19, 20, 21 और 22। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। पहले हम लोग 14, 15, 16, 17, 18 पढ़े थे, फिर 19, 20, 21, 22। तो इंपॉर्टेंट ये आर्टिकल है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, 1 क्राइम 1 पनिशमेंट, राइट टू लिव। उसके बाद था 24 आवर्स के अंदर में आपको कोर्ट में पेशी होना है। 21A के बारे में आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये क्या बोलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, और कुछ बचा हुआ है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। देखिए बच्चा टाइम दिख रहा है, इसे जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है, 2 रुपया देगा, काम करवाएगा 2 दिन तक, ठीक है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन क्या होता है, ठीक है। इसमें एक आर्टिकल 23 आता है, एक आर्टिकल 24 आता है। आर्टिकल 23 क्या बोलता है, आर्टिकल 24 क्या बोलता है। आर्टिकल 23 ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में बताता है, मतलब मानव तस्करी। छोटा छोटा बच्चा को देखिएगा कि या तो बहला फुसला के ले जाएगा, उसका किडनी बेच देगा। आजकल बच्चा चोर ज्यादा क्या चलता है, बच्चा चोर, बच्चा तू चुराता बच्चा, तू इसे क्या काम करेगा, तू कोई एजेंट हुआ है, कुछ काम नहीं करेगा। लेकिन इसका क्या करता है, इसका ऑर्गन्स को बेच देता है, इसका किडनी को बेच देगा, इसका लीवर को बेच देगा। साइड से क्या करेगा, यहाँ से बॉडी का लेफ्ट साइड में इस तरफ लीवर आता है, यहाँ से हल्का सा लीवर निकाल देगा, बेच देगा। यहाँ से पता चला किडनी पीछे से यहाँ से निकाल देगा बैक के पास से और बेच देगा। यही होता है बलात्कार, इसको रोकने के लिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए, ठीक है। आर्टिकल 24 क्या बोलता है, आर्टिकल 24 बोलता है ना, चलिए पहले यहाँ इसको दे देते हैं, एक वर्ड से याद रखिएगा, ट्रैफिकिंग। आर्टिकल 24 क्या बोलता है ना, आर्टिकल 24 बोलता है कि आप किसी भी बच्चे को या किसी भी को एम्प्लॉयमेंट हजार्डस इंडस्ट्रीज में नहीं लगाएगा। हजार्डस इंडस्ट्रीज का मतलब होता है, मान लीजिए क्रैकर्स,
या फिर ये कोयला का खदान हो, कोयल डंप एरिया में, वहां पे आप लोग क्या कीजिएगा, यहाँ पे नहीं रहे। क्यों? इससे जान को खतरा है। क्या पता चला बारूद जान लग जाए या कुछ हो जाए, उससे जान को खतरा है। ठीक है, तो ये 3 आर्टिकल है। उसके बाद हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे एक, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा था ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में, यहाँ पे हम बताए थे, लेकिन ये थोड़ा सा छोटा हो गया, इसलिए मैंने आपको उस पेज में आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 के बारे में बता दिया। अब फ्रीडम ऑफ रिलीजन वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आज के देश में हल्ला हो रहा है सब जगह, कम्युनिज्म फिर से जो रिलीजन के बारे में चलते जाता है, हिंदू मुस्लिम, उसके बारे में हम लोग इसे पढ़ेंगे। इसमें टोटल 25 से लेके 25 से लेके 28 तक है। ठीक है, चलिए आर्टिकल यहाँ पे थोड़ा सा क्या होगा, हम यहाँ से आपको बताते हैं। आर्टिकल 25 क्या बोलता है? आर्टिकल 25 बोलता है ना, मतलब आप फ्रीडम टू एक्सेप्ट और कंसाइज एनी ऑफ सॉर्ट ऑफ रिलीजन, मतलब आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, मतलब टू एक्सेप्ट एनी रिलीजन, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। आर्टिकल 25 यही बोलता है कि यहाँ पे लिखा हुआ था, आप एनी द स्टेट कैन मेक लॉ, और इसके रिगार्डिंग स्टेट अपना लॉ बनाता है। आर्टिकल 26 क्या बोलता है? आर्टिकल 26 क्या बोलता है कि आप जिस भी धर्म को मानते हैं, आप जिस भी धर्म को मानते हैं, उसका रिलीजियस फंक्शन, रिलीजियस अफेयर्स या रिलीजियस पॉलिसीज जो भी होता है, उसका रिलीजियस बुक, उसको आप मान सकते हैं, उसको आपका मानना कर्तव्य है। जैसे हिंदू है तो आप गीता को मानिएगा, मुस्लिम है तो आप कुरान मानिएगा, क्रिश्चियन है तो बाइबल मानिएगा। इसी तरह से कि अगर आप मतलब आप कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं, उसके बाद उस रिलीजन का पॉलिसीज को फॉलो कर सकते हैं, आपको इसमें दिया हुआ है। ठीक है, आर्टिकल 27 क्या बोलता है? आर्टिकल 27 बोलता है कि आप जिस भी धर्म में को मानते हैं या जिस भी धर्म के प्रति अपनी इच्छा रखते हैं, उसके रिगार्डिंग आप क्या कर सकते हैं? चंदा दे सकते हैं, जिसको बोलते हैं टैक्स। आप उसको टैक्स दे सकते हैं, मतलब चलिए मेरा इसे धर्म का या फिर इससे कुछ डेवलपमेंट हो, जो उसमें कोई फंक्शन हो, उसमें मदद कर पाए, ये फ्रीडम टू पेमेंट ऑफ टैक्स एंड प्रोमोशन ऑफ रिलीजन। और इससे हम अपना धर्म का क्या करते हैं? बढ़ावा करते हैं कि अब हमारा धर्म आगे बढ़ेगा। क्यों? बिना टैक्स के या फिर पैसा के लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आर्टिकल 28 क्या बोलता है? आर्टिकल 28 बोलता है कि आप फ्रीडम टू अटेंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, मतलब आप ना कोई भी उसका प्रोग्राम होता है ना, जैसे कोई भी धर्म का होता है, जैसे कि कोई गैदरिंग हो रहा है, जैसे क्रिसमस का गैदरिंग होता है, होली का गैदरिंग होता है, उसके बाद आपका मुस्लिम्स लोग में जैसे कि वो फेस्टिवल होता है, बकरीद होता है, फिर आपका ईद होता है, तो उसमें क्या है ना, आप वो सब गैदरिंग में पार्टिसिपेट आप कर सकते हैं। ऑल गैदरिंग का पार्टिसिपेट, मतलब एक तरह से मोटा मोटी इसका मतलब ये हुआ ना कि आपको सारे आप कोई भी रिलीजियस फॉलो करते हो, सारे पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स को आपको मानना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आर्टिकल बनते हैं, चलते हैं। वो क्या है? कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें आर्टिकल 29 आता है और आर्टिकल 30 आएगा। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। आर्टिकल 29 क्या आता है? प्रोटेक्शन फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज, मतलब जो माइनॉरिटीज है, माइनॉरिटीज का मतलब होता है जिनका परसेंटेज बहुत कम है, उनका राइट्स को आप लोग क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करेंगे। मतलब क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। ठीक है, माइनॉरिटीज के इंटरेस्ट को आप लोग को प्रोटेक्ट करेंगे। और उसके बाद 30 में कहा गया है कि राइट ऑफ द माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, मतलब अब उस माइनॉरिटीज के लिए आप एक स्कूल भी खोल सकते हैं, एक पढ़ने का संस्था खोल सकते हैं, ताकि वो लोग आगे बढ़ सके। ठीक है, तो राइट टू मैनेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो ये आर्टिकल 29 से आर्टिकल 30 है। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल से क्या लिखा है? इंश्योर दैट एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन residing in the territory or any part of that district language, no citizen shall be denied to admission in the education institution. आर्टिकल 30 बोलता है guarantees that all the minorities whether based on religion shall have right to establish administration.
तो ये कुछ आर्टिकल्स था। इसके बाद हम मेरे एक और है आर्टिकल राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। इसमें हेबियस कॉर्पस है, मैंडेमस है, सर्जरी है, प्रोहिबिशन है, क्यूटो वारंटो, ठीक है। इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, तो इसके लिए आप लोग बने रहिएगा, ठीक है। तो जो भी आर्टिकल हम लोगों ने पढ़ा आज 14, 15, 16, फिर 17, 18, उसके बाद 19 से लेकर 22, फिर 23, 24 और उसके बाद 25 से 28 और 29 और 30। जो भी इसमें डाउट होगा आप लोग इसमें कमेंट कीजिएगा, और जो मैंने क्वेश्चन पूछा आर्टिकल 21A के बारे में बताइएगा, और अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी के लिए जय हिंद।